हिंदी साहित्यकार, पत्रकार तथा संपादक डॉक्टर सुधा ओम ढीगरा रंगमंच, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की कलाकार रही हैं। आजकल अमेरिका में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी काश ऐसा होता। पति की नौकरी ही ऐसी थी कि देश देश शहर शहर घूमते हुए अंत में हम भूमंडल के एक बड़े से टुकड़े के छोटे से हिस्से में आ गए और यहीं स्थापित होने का मन बना लिया। बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस शहर को अपना अंतिम पड़ाव बनाने का हमारा निवेदन कंपनी ने स्वीकार कर लिया। शहर छोटा जरूर है, पर बड़े शहरों जैसी हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बच्चों के पालन पोषण के लिए ये स्थान उत्तम और सुरक्षित माना जाता है। इस शहर के बारे में वर्षों से अखबारों और मैगजीनों में पढ़ रही थी। यहाँ का मौसम, यहाँ का ऋतु परिवर्तन देश की तरह का है और भारतीय समुदाय तथा स्थानीय लोग यहाँ खूब मिलजुल कर रहते हैं। इसका परिचय मुझे घर में प्रवेश करते ही मिल गया। एक सप्ताह तक पड़ोसियों ने मुझे खाना नहीं बनाने दिया ताकि हम सामान से भरे बॉक्स खोलकर उन्हें सेट कर लें और खाना बनाने से बेफिक्र होकर अपने घर में सहज हो जाएं। सबने तहे दिल से हमारा स्वागत किया। स्वदेश के जिस कस्बे में मैं जन्मी और बड़ी हुई, वहाँ का स्नेह, सादगी, अजनबियों को अपना बना लेने का जज्बा मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिला। उसे इस शहर में पाकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि मेरे बच्चे भी वैसे ही माहौल में पलकर बड़े होंगे जिस तरह के परिवेश में मेरा बचपन बीता था। 1 माह तक मैं अपने आप को व्यवस्थित करने में लगी रही। घर के निकट कौन से शॉपिंग सेंटर हैं, भारतीय ग्रोसरी स्टोर कहाँ है, बच्चों के स्कूल की बस कितने बजे और कहाँ आकर रुकती है, बस यही जानकारियाँ लेने में उलझी रही। पड़ोस में क्या हो रहा है कुछ जान नहीं पाई और पड़ोस की गतिविधियों में हिस्सा भी नहीं ले पाई। कार में आते जाते आसपास वालों से हाय और बाय जरूर हुई। पड़ोस से मैं बच्चों के पहले दिन स्कूल जाने के साथ जुड़ी। स्कूल बस हमारे घर के कोने पर आकर रुकी। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे और उनके माँ बाप पहले से ही आकर वहाँ खड़े हो गए। बच्चों को बस में चढ़ाकर पेशेवर माँ बाप अपने अपने काम पर चले गए और घरेलू महिलाएं वहीं से इकट्ठी होकर सैर को निकल पड़ी। मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला ठीक हमारे घर के सामने अपने बरामदे में बैठी बच्चों को स्कूल जाते देख रही थी। मैंने एक बात नोटिस की, सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को बाय कहने के बाद उन्हें भी बाय ग्रैंड माँ, सी यू आफ्टर स्कूल कहकर हवा में चुम्बन उछाला। वो भी उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए मुस्कुरा रही थी। सुकन्या, हमारे साथ वाले घर की पड़ोसन से मैंने उनके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया, पारुल, इनका नाम मिसेस हाइडी है और हमारे सब डिवीज़न में सबसे पुरानी है। 5 साल पहले मिस्टर हाइडी की डेथ हो गई और मिसेस हाइडी अकेली रह गई। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? मैंने पूछा। हैं 2 बेटे, पर नाम के। मिस्टर हाइडी की डेथ पर आए थे, उसके बाद आज तक उन्होंने कभी मिसेस हाइडी से पूछा नहीं, माँ तुम कैसी हो। मिसेस हाइडी ही पोते पोतियों, बेटे बहुओं को उपहार भेजती रहती हैं। उनकी तरफ से तो कभी ये भी उत्तर नहीं आया कि माँ उपहार मिल गए या माँ तुम इतना खर्च क्यों करती हो। ओह, मिसेस हाइडी की आंखों का खालीपन मैंने पहले ही दिन देखा था। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हम सब इनका बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह की कॉफ़ी हाइडी आंटी के साथ इसलिए पी जाती है कि उनकी सुबह रौनक से शुरू हो, और फिर जो भी कोई स्पेशल डिश कुक करता है वो आंटी को ज़रूर दी जाती है, सुकन्या ने बताया। शाम को बच्चे स्कूल से लौटकर आए तो बस से निकलते ही ग्रैंड माँ कहते हुए हाइडी आंटी की तरफ भागे। उन्होंने सबको अपने हाथों से बनाए बिस्कुट खाने को दिए। बिस्कुट थामे बच्चे उछलते कूदते अपने माँ बाप के साथ घरों को चले गए। जब तक बच्चे आंखों से ओझल नहीं हो गए, हाइडी आंटी की आंखों और होंठों पर मुस्कुराहट उदासी की चादर ओढ़े रही। उसके बाद जिस तरह उठकर वे घर के अंदर गईं, लगा अकेलेपन का बोझा उनसे ढोया नहीं जा रहा। अपनी रसोई की खिड़की से मैं उन्हें देख सकती हूँ। बिस्कुट खाते हुए मेरे बच्चे चहके, ऑसम बिस्किट, मॉम शी लुक्स लाइक अवर नानी। बच्चों ने सही कहा, मेरी माँ तो हाइडी आंटी से भी अधिक अकेली हैं। मैं 5 वर्ष की थी और मझला भाई 10 वर्ष का तथा बड़ा भाई 15 का जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे और माँ वर्षों इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई थी। माँ अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी।
बाबूजी के बाद नाना नानी हमें अपने घर ले आए। मेरी शादी के कुछ वर्षों बाद तक माँ को नाना नानी का सुख मिलता रहा। उनके जाने के बाद माँ ने अपने जीवन में आए शून्य को कभी बड़े भाई के बच्चे पालने में और कभी छोटे भाई के बच्चों की देखभाल से भर लिया। उन वर्षों में मैं जब भी माँ से मिलने गई निराश लौटी। माँ के पास मेरे लिए समय ही नहीं होता था, पर सुकून था। माँ व्यस्त हैं। वर्षों माँ को अपने जीवन के खालीपन का एहसास नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो उसे भरने के कई विकल्प माँ के पास थे। गत कई वर्षों से मैंने माँ में एक परिवर्तन देखा है। माँ की चमकती आंखें और मुस्कुराते होंठ बुझ से गए हैं। माँ का 2 मंजिला पैतृक घर है, जिसके निचले हिस्से में मेरा बड़ा भाई और ऊपरी मंजिल पर छोटा भाई रहता है। माँ 6 महीने बड़े भाई और 6 महीने छोटे भाई के पास रहती है। भाई भाभियाँ सुबह अपने अपने काम पर चले जाते हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज। माँ अकेली रह जाती हैं। शाम को घर आते ही सब अपने में व्यस्त हो जाते हैं। माँ के भीतर और बाहर शून्य बढ़ने लगा है। घर के कामों में माँ सहायता करना चाहती हैं तो वो भाभियों को अपनी गृहस्थी में दखल लगता है। मैं कई बार माँ को समझा चुकी हूँ, माँ ये शायद आपका भ्रम है। जब भाभियों के बच्चे आप पाल रहे थे और पूरा घर आपके हवाले था तब दखल नहीं था। माँ बस रो देती हैं और कहती हैं, तुम नहीं समझोगी, इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ जो भ्रम और सच का अंतर न जान सकूं। बेवजह और फिजूल की बातों पर जब दोनों भाइयों के परिवार झगड़ते हैं तो माँ के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। हाइडी आंटी के सिर पर कम से कम छत तो अपनी है, माँ के पास तो वो भी नहीं। माँ टूट गई है, बिखर गई है। अकेलेपन का दर्द और उदासी अब उनके चेहरे और बदन से झलकने लगी है। कैसे बताऊँ माँ को कि मैं एक औरत की तरह उन्हें महसूस करने लगी हूँ, भीतरी भावों को समझती हूँ। माँ बाबूजी को जिस तरह याद करती हैं, महसूस किया जा सकता है कि माँ अपनी वेदना बाबूजी के साथ बांटना चाहती हैं। माँ को कोई साथी चाहिए, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। माँ सिर्फ माँ नहीं, औरत है, इंसान है, उसे भी जीने का हक है। माँ की जगह अगर बाबूजी होते तो सबसे पहले उनकी शादी कर दी जाती और फिर परिवार तथा समाज के लोग बड़ी सफाई से कहते, क्या करे बेचारा पुरुष, कैसे बच्चे पाले, जाने वाली चली गई, अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले कैसे काटे। ज़िंदगी जीने के लिए साथी तो चाहिए, और औरत की पहाड़ जैसी ज़िंदगी नहीं होती, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। परिवार और समाज की इस दोहरी मानसिकता से मैं चिढ़ती हूँ, रोष से भर जाती हूँ। लपक लपक कर बाहर आने वाले भावों को अंदर ही गटक जाती हूँ। जुबान खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा, ये कहकर नकार देंगे विदेश से आई है इसलिए ऐसी बातें करती है, पर माँ का वहाँ रहना दूभर हो जाएगा। विदेश प्रवास ने सोचने और समझने के नज़रिए को बहुत व्यापक कर दिया है। स्त्री है या पुरुष, सबके भीतर एक सी चेतना है और सभी पहले इंसान हैं, उसके बाद कुछ और। मानव जीवन की यहाँ बहुत कद्र की जाती है। विदेश के परिवेश ने मानवीय भावनाओं को समझने और जानने के दृष्टिकोण में भी बहुत परिवर्तन ला दिया है। देश में लोग जिन बातों को अपनी सुविधानुसार नज़रअंदाज कर देते हैं, विशेषतः स्त्रियों के लिए, वे दुख पहुँचाती हैं। स्त्री सिर्फ बेटी, बहन, पत्नी और माँ ही नहीं, मानवीय जज्बात भी रखती है। बस उसके संवेगों को ही दबाया जाता है ताकि पितृसत्ता अपना वर्चस्व रख सके। अफसोस, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर नारी ही नारी का शोषण करती है, वो अपनी जात का साथ नहीं देती। माँ की घुटन मुझे दिखाई देती है, माँ की पीड़ा मेरे बदन में होती है। भीतर का खालीपन अब उनकी आंखों में उतरने लगा है। माँ को अपने साथ यहाँ लाने की मैंने बहुत जिद की थी, पर माँ नहीं मानी। अपने संस्कारों में बंधी उनकी सोच कि वे बेटी के घर कैसे आकर रहें। माँ के दर्द को मैं दूर बैठी भी महसूस कर रही हूँ, पर कुछ नहीं कर सकती। हाइडी आंटी से रोज़ मिल लेती हूँ, ऐसा लगता है माँ से मिल ली। शाम को रसोई में बर्तन साफ करते हुए खिड़की से बाहर नज़र पड़ी। हाइडी आंटी के घर के आगे एक कार आकर रुकी और एक बुज़ुर्ग फूलों का गुच्छा हाथ में लिए कार से निकले और उनके घर की डोरबेल बजाने लगे। मैं वहीं खड़ी देखती रही। आंटी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। आंटी खूब सजी धजी थी। मैंने सोचा कोई पहचान वाला होगा और अपने कामों में लग गई। तकरीबन रोज ही वो कार मैं आंटी के घर के आगे देखने लगी। आंटी के शरीर की स्फूर्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी और चेहरे पर आई चमक दमकने लगी। हम में से किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। आंटी के साथ वही दिनचर्या रही।
रोज़ की तरह बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाकर हम सब पड़ोसने शहर को जाने लगी तो हमारे ही घर की दाईं तरफ रहने वाली गैब्रियल ने हमें आंटी और जॉर्ज की शादी का निमंत्रण दिया। तब मुझे सारी कहानी का पता चला। हाइडी आंटी और जॉर्ज चर्च में मिले थे। जॉर्ज भी विधुर हैं और उनका कोई बच्चा नहीं। दोनों के हमसफ़र इस उम्र में उनका साथ छोड़ गए। अकेले भीतर शून्य से भरे दर्द ही दोनों का साझा है। चर्च के सब मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि बाकी बची ज़िंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का दुख सुख बांटते हुए बिता लें। आंटी और जॉर्ज को भी महसूस हुआ कि इस उम्र में कोई बातें सुनने सुनाने वाला, साथ हंसने रोने वाला मित्र चाहिए। ढलती उम्र में शिथिल होती इंद्रियां और पल पल परिवर्तित होती मन स्थिति में सखा भाव परोक्ष और अपरोक्ष रूप से संबंधों में छाया रहता है। इसी सखा भाव के लिए उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। हमारे बच्चों को विशेष रूप से बुलाया गया। सैर करते हुए सुकन्या, दूसरी पड़ोसन ने एक रहस्योद्घाटन किया। जॉर्ज और हाइडी आंटी ने अपनी विल भी कर दी है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घरों पर हाइडी के बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा और उनके घर चर्च को दिए जाएं। घरों से मिलने वाले पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। चर्च के उनके दोस्तों और हम सब पड़ोसियों ने मिलजुल कर उनकी सादा सी शादी कर दी। आंटी के बच्चे उनकी शादी में नहीं आए। हमारे बच्चे उन्हें घेरे खड़े रहे और हाइडी ग्रैंडमा और जॉर्ज ग्रैंडपा ने बच्चों को साथ लेकर शादी करवाई। मैं वहाँ खड़ी नहीं रह सकी, बाहर लॉन में आ गई। हाइडी आंटी की जगह मुझे माँ नज़र आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई एक बेहद सुंदर सी कहानी, काश ऐसा होता। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।